Hello friends, my name is Mukesh Singh Rathore and today I am here with a new topic, that is Bhopal gas tragedy. It is also known as भोपाल गैस डिजास्टर। एक ऐसी डिजास्टर जो भारत के इतिहास में भयानक थी, एक काला धब्बा बन के रह गई। भयावह दुर्घटना जिसे याद करके भी हमारे रोम रोम सिहर उठते हैं। एक ऐसी दुर्घटना, एक ऐसी भयानक दुर्घटना जिसका अंश, जिसका छाप आज भी मौजूद है। एक ऐसी दुर्घटना जो राहु और केतु के जैसे हमारे भोपाल के पीड़ित भाइयों बहनों के बीच में व्याप्त है, अवेलेबल है, जो कभी छोड़ के गया नहीं। एक यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो भोपाल के निषादपुरा के नज़दीक स्थित थी, जिसे भारतीय सरकार के, गवर्नमेंट के स्टेक होल्ड के साथ साथ विदेश की कंपनी उसको ओन कर रही थी। तो कंपनी थी यूजुअली पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी, जिसका प्रोडक्ट था सेवन नाम का प्रोडक्ट, जो वो मार्केट में बेचती थी। सेवन नाम के प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए उसे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता था। इनिशियली MIC को वो ना बनाकर पहले डायरेक्ट विदेशों से खरीद लेता था, लेकिन जब उसका सेवन प्रोडक्ट मार्केट में बिकना कम हुआ, मार्केट में उतना बिक नहीं रहा था और भी कंपटीटर्स मार्केट में आ चुके थे, जिसके कारण उसके प्रोडक्ट की बिक्री नहीं हो रही थी, तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए, पैसे प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया कि उसमें MIC, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, एक भयानक गैस का प्रोडक्शन चालू कर दिया। MIC बनाने के लिए एक फाजिल नामक गैस की उपयोग होती है, जो कि बहुत ही भयानक रूप से उसका इफेक्ट छोड़ती है लोगों में। उसके एक्सपोजर में अगर कोई आ जाए तो उसको आई इरिटेंट, आंखों में मिर्ची जैसे लगने लगेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, घुटन महसूस होगी और थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस तरह के खतरनाक गैस, जिसको यूनियन कार्बाइड ने अपने भोपाल के फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट किया। चूँकि कंपनी के पास एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं था, कंपनी उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी नहीं था, उसके पास उतने इक्विपमेंट नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, मैन पावर नहीं थे, इतना ट्रेंड मैन पावर नहीं थे। इसके बाद भी कंपनी ने ये भयानक डिसीजन लिया। 3 दिसंबर 1984 गैस रिलीज़ होता है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। वहाँ के वर्कर्स जो उस टाइम भोजन या टी ब्रेक लिए हुए थे, सॉरी ये रात्रि का समय था, तो टी ब्रेक ले रहे थे रात midnight 1 to 2 o'clock between that gas had been released from that यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। उस टाइम पे उनको लगा कि थोड़ा माल फंक्शन रहेगा, इक्विपमेंट का होता रहता है इतना, तो उन्होंने उतना उसको सीरियसली नहीं लिया। बाद में जब गैस रिलीज़ हुआ तो उनको सीरियसनेस समझ में आया, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी किया उसको रोकने का, पर रोक नहीं सके। जब गैस रिलीज़ हुआ तो लोगों तक, आसपास के लोगों तक जब पहुंचने लगी, और उस समय जैसे दिसंबर का महीना था और मध्य प्रदेश में वैसे भी सर्दी होती है, आसमान में कोहरा छाया हुआ था, तो गैस जो था, रिलीज गैस, जिसको एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत कोहरा जो प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, उसने उस गैस को ग्राउंड लेवल पे ही रोक के रख दिया, उसको एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स ही नहीं होने दिया। उससे क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग, जितना लोग उसके चपेट में आ सके, सब इफेक्टेड हुए। गैस जो रिलीज़ हुआ वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 8 किलोमीटर रेडियस तक फैल गई थी। उसके चपेट में बहुत सारे लोग आ गए। लोगों ने हॉस्पिटल की तरफ भागना चालू किया। हॉस्पिटल, जो कि छोटा हॉस्पिटल था, उस टाइम पे इतना बड़ा फैसिलिटी नहीं था। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी थी, और तो और जो वहाँ के डॉक्टर्स थे, उनके पास जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का MSDS भी नहीं था। उसमें अगर कोई एक्सपोज होता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसकी भी जानकारी नहीं थी उनके पास, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा। बहुत सारे लोगों ने सड़क पे भागते हुए लोगों ने भागना चालू कर दिया। जैसे गैस की स्मेल आई, सूंघा, सायरन बजा, वैसे लोगों ने भागना चालू कर दिया। तो जितना ज़्यादा आप भागोगे उतना ज़्यादा एयर कंज्यूम करोगे,
बॉडी को उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए आपको एयर इनहेल करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने भागते भागते इतने सारे MIC गैस को इनहेल किया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। भोपाल रेलवे स्टेशन, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से काफ़ी नज़दीक थी, लोग वहाँ पर दम तोड़ गए। बहुत सारे लोग भोपाल रेलवे स्टेशन में भी मारे गए। According to data from Indian government that 8,000 numbers of people were died within 2 weeks. 2 हफ्ते में 8,000 लोगों की जाने गई and more than 5,00,000 were affected. More than 5,00,000 pupils were affected. 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए। और यहाँ ही नहीं रुका, ये जो त्रासदी है, इसको ऐसे ही डिजास्टर त्रासदी नहीं कहा जाता, ये यहीं तक नहीं रुकी। इसका इफेक्ट आज भी देखा जाता है। जितने भी फैमिली इससे इफेक्टेड हुए हैं, उनके घर में कोई अगर नया बर्थ होता है, नया चाइल्ड का बर्थ होता है, तो वो डिसेबल बर्थ होता है उसका। या तो मेंटली रूप से अविकसित रहेगा या तो फिजिकल रूप से अविकसित रहेगा, कहीं उसका पाँव या हाथ या कुछ, या तो फिर मेंटल उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो जो उसका प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें MIC का, तो इतना ख़तरनाक है वो। अगर हम हेल्थ डाटा की, स्पेशली हेल्थ डाटा की बात करें, तो वो हमारे जीन को भी कन्वर्ट कर देता है। तो उस त्रासदी में, उस डिजास्टर में जितने लोग भी अफेक्टेड हुए, वो सबके जीन में कुछ ना कुछ बदलाव हो गया, जिसके कारण आज भी उससे अफेक्टेड जो भी न्यू बॉर्न पैदा होते हैं, वो भी अफेक्टेड ही पैदा होते हैं। इसलिए इसको भोपाल गैस डिजास्टर कहा जाता है। और इंडियन हिस्ट्री, ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे भयावह डिजास्टर था। इसके रूट काज क्या कहते हैं? व्हाट वेंट रॉन्ग टू लेट ऑकर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर? अगर हम ऑपरेशनल कि क्या इक्विपमेंट, क्या प्रोसीजर था पहले, कैसे प्रोडक्शन के लिए उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, उसमें क्या बाईपास हुआ, उसको हम साइड में रखते हैं। वो तो बाईपास हुआ ही था, उसको साइड में रख दें। अगर हम प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में बात करें, तो उसमें क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स हुए जिसके कारण इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। सबसे पहले जो था फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जो कंपनी था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में टोटली फेल हो गया, जिसके कारण ये भयानक डिजास्टर हुआ। उन्होंने लोकल पीपल को हायर किया, जो कि या तो अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, या तो फिर बहुत कम पढ़े लिखे थे। ऐसे लोग थे जिनको इक्विपमेंट चलाना नहीं आता था, MIC गैस क्या होता है वो भी नहीं पता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे पहनना होता है इतना भी नहीं पता था। वो लोग एक वेल ट्रेंड क्वालिफाइड ऑपरेटर होने चाहिए थे वहाँ पर उन्होंने सीधा 10वीं 12वीं फेल को उठाया और डाल दिया। तो जहाँ पर जानकारी नहीं रहेगी तो इस तरह के डिजास्टर होगी। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा क्या था? फेलियर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड। कंपनी के पास जो था ट्रेनिंग और डेवलपमेंट टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी विद इन द वर्कर्स, अमंग द वर्कर, दैट वाज आल्सो एब्सेंट। कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। आप रिफ्रेश करेंगे, लोगों को रिफ्रेश कराते रहेंगे, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग होता है, आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ पर थे ही नहीं। जिससे एक तो उन्होंने अनएजुकेटेड लोगों को हायर किया, उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं दिया। तो लोगों में कॉम्पिटेंसी कैसे आई किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए या किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, किस तरह की आई? दूसरा क्या था कि रिसोर्सेस, तीसरा जो है रिसोर्सेस भी उतना अवेलेबल नहीं कराया गया। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना था, ट्रेनिंग देना था, इक्विपमेंट जो मेंटेनेंस में था उसका रिपेयरिंग वगैरह, तो रिसोर्सेस की कमी भी थी। जो मिनिमम रिसोर्सेस में वर्कर्स काम कर रहे थे, काम कर नहीं रहे थे, एक्चुअली वो काम चला रहे थे। अगर चौथी बात करें तो लेक ऑफ मेंटेनेंस। जो बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे सायरन हो गया, सायरन को इन्होंने बाईपास करके रखा था। बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे थे जो तो या तो काम ही नहीं कर रहे थे या फोर्सफुली उनको मेंटेनेंस मोड में रख दिया गया था फॉर कॉस्ट कटिंग। जो इनका गैस लीक होता है उस समय कुछ पानी का बौछार करने के लिए जो सिस्टम था, स्क्रबर सिस्टम, स्प्रे सिस्टम जो था, वो भी काम नहीं कर रहा था।
वो भी मेंटेनेंस में था। बहुत सारे ऐसे सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट जो थे, क्रिटिकल सेफ्टी इक्विपमेंट थे, सब मेंटेनेंस में रखे थे। हमारा अगर हम 5वें पॉइंट के बारे में बात करें तो हमारा लेजिस्लेशन के साइड से भी कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। उस टाइम पे इमरजेंसी प्रोसीजर में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, जैसे अभी ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान होता है। फिर जो इन्होंने MIC का प्रोडक्शन किया, उसके लिए ऑथराइजेशन लिया था, नहीं लिया था, कितना क्वांटिटी स्टोर कर सकते थे, ये भी रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया उसमें ये भी बताया जाता है कि जितना कैपेसिटी उनको रखना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी उन्होंने स्टोर कर लिया था। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, जितना इनका हैंडलिंग कैपेसिटी था उससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ MIC गैस दैट दे हैव स्टोर्ड इन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ऑफ भोपाल। तो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ हजार्डस केमिकल कितना होना चाहिए वो भी डिफाइन नहीं था हमारा लेजिस्लेशन में। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय एंड वर्कर सेफ्टी, ये इन्वेस्टिगेशन में भाई किसको ब्लेम किया जाए, ऐसा कौन सा पर्सन है जो सभी का सेफ्टी के बारे में सोचेगा। एसेट सेफ्टी हो गया, पीपल सेफ्टी, एम्प्लॉय एंड वर्कर सेफ्टी हो गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी अवेलेबल नहीं था। MSDS नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। सो हमारे लेजिस्लेशन के साइड से भी बहुत सारे हुए कमियां थी। और आप देखोगे कि अगर हम उसका बैकग्राउंड, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बैकग्राउंड के बारे में मोर डिस्कस करें तो हम ये भी देखने को मिलता है कि उस इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बाद हमारा लेजिस्लेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हमारे कुछ रूल्स और एक्ट भी आए, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल, MHISC रूल। फिर उन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1948 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया, उसमें MSDS कंपलसरी किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऐड किया। फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्कर, दैट इज ऑक्यूपायर, द डिफिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर हैज़ बीन एडेड इन फैक्ट्री एक्ट 1948। On-site emergency plan, off-site emergency plan, safety audit procedure that has been added in newly released MHISC rule। बहुत सारा ये जो डिजास्टर हुआ हम सबके लिए एक आई ओपनिंग डिजास्टर था। इसके बाद बहुत बड़े इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया लेजिस्लेशन लेवल पे, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारा ध्यान दिया और बहुत सारा चेंजेस लेके आया। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी दुर्घटना जिसका खामियाजा आज भी भोपाल के इनोसेंट पीपल दे भर रहे हैं। भोपाल के तो छोड़िए, कुछ ऐसे भी इनोसेंट पीपल हैं जिनका कुछ लेना देना भी नहीं था। जो भोपाल रेलवे स्टेशन में बहुत सारे पीपल मारे गए, उनका तो कुछ भोपाल से लेना देना भी नहीं था, ना ही यूनियन कार्बाइड, ना ही उसके आसपास थे। ट्रेन पकड़ने आए थे बेचारे, उधर ही सो गए। ऐसी स्थिति थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। उस समय 3 और 4 दिसंबर को आप जहाँ भी देखते आपको लाशें दिखती, रोड पे, हॉस्पिटल पे, प्लेटफॉर्म पे लाशें। वहाँ पे इंसान पड़े हुए मरे हुए मिलते, आपको कौवा मरे हुए मिलते, चिड़िया, गिद्ध, आपको बैल, भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, जो भी मिलता आपको जानवर, जो भी जीवित जानवर, सांस लेने वाला प्राणी, सब मरे हुए दिख रहे थे। चारों तरफ लाश का अंबार था। इतना भयानक डिजास्टर था वो, इसीलिए उसको भोपाल गैस डिजास्टर कहा जाता है और इंडियन हिस्ट्री में वो एक काला धब्बा जैसा है। अगर आप भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे मूवीज़ मिल जाएंगे, आपको वेब सीरीज़ भी मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ आर्टिकल पढ़ के अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हर साल उसके बरसी के दिन, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बरसी के दिन एक आर्टिकल रिलीज होता है और बहुत सारे आर्टिकल इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। यू कैन चेक आउट इट एंड हैव ए नाइस डे।